नहीं, पेज वगैरह नहीं छोड़ना है, जहां तक हुआ है वहीं से आगे कंटिन्यू कीजिए। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे बियो-सॉवर्ट्स लॉ। अब देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट अबाउट द बियो-सॉवर्ट्स लॉ। अब इसके बारे में थोड़ा समझना होगा हम लोग को। हेडिंग दे दीजिए पहले। हो गया बालक। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो करेंट कैरिंग कंडक्टर, लॉक कर दो उसको, लॉक ही कर दो ऊपर से। ध्यान देंगे, कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल लेंथ के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। जैसे वी टेक अ लॉन्ग वायर, एक कोई वायर ले लिए जिसका लेंथ L होगा, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए, इसका लेंथ ले लिए DL। DL मतलब एलिमेंट्री लेंथ, क्रॉस सेक्शनल लेंथ, यूनिट लेंथ, जो भी आप नाम दे दें। तो टोटल लेंथ नहीं, हम एलिमेंट्री लेंथ के लिए, क्रॉस सेक्शनल लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब कहा गया कि टोटल वायर है, आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो जब टुकड़ा छोटा सा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा। जब लेंथ को क्रॉस सेक्शनल लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शनल ही बनेगा। जब टोटल लीजिएगा तो फील्ड भी टोटल के लिए निकालेंगे। तो याद रखेंगे बियो-सॉवर्ट्स जो लॉ है ये क्रॉस सेक्शनल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मतलब टोटल में से एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। क्लियर है वाले? थोड़ा सा डिफाइन किया जाए, लिखेंगे बियो-सॉवर्ट्स लॉ, बियो-सॉवर्ट्स लॉ is used to Biot-Savart's law is used to determine Biot-Savart's law is used to determine the strength of magnetic field intensity, used to determine the strength of magnetic field intensity at any point, magnetic field intensity at any point due to current carrying conductor, due to current carrying conductor। हो गया बालक। तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो थोड़ा सा देखा जाए, डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा और निकालेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह भी करेंगे इससे। एक वायर ले लेते हैं और इस वायर के सेंटर से r डिस्टेंस पर P पॉइंट लेते हैं और इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्यों निकालना है, तो ध्यान देंगे, ड्यू टू एलिमेंट, ये जो आप वायर लिए हैं इसके छोटे लेंथ के लिए, ड्यू टू एलिमेंट, आप एलिमेंट्री लेंथ कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेंथ कह सकते हैं, यूनिट लेंथ कह सकते हैं। तो टोटल वायर में से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसका नाम देते हैं A और ये B, और AB के बीच का जो लेंथ होगा इसका नाम क्या दिया जाए, DL। और इसे करंट I फ्लो हो रहा है बालक, यहाँ पे करंट भी मेंशन कर लेंगे, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर। अब इस DL लेंथ के कारण आपको कहां पे फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लिया गया है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो बताइए, लेंथ जब एलिमेंट्री होगा तो फील्ड भी क्या होगा, एलिमेंट्री ही होगा। और यहाँ पर dV क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, अभी टोटल के लिए निकालेंगे तो भी टोटल के लिए हो जाएगा। क्लियर है वाला? और ये जो है वायर से थीटा एंगल पे रखा गया। अब सवाल ये है कि सर आप थीटा क्यों ले रहे हैं, तो याद कीजिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बताए थे और आप ही ने बताया था फील्ड में 90 से जाइए तो फोर्स मैक्सिमम लगता है और 0 180 360 से जाएंगे तो फोर्स मिनिमम लगेगा।
तो यही डायग्राम है, इसी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में लैंग्वेज थोड़ा सा लिखेंगे। हो गया बालक। बोला जाए, लिखेंगे लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी। Let us consider a very small element AB, a small element AB हो गया, of length DL, of length DL of a conductor, of length DL of a conductor carrying current I, of a conductor carrying current I, फुल स्टॉप देके लिखना होगा। The strength of magnetic field, the strength of magnetic field due to a small current element, depends upon और डैश दे दीजिए। करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान देंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बालक डीबी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द करंट एलिमेंट। इसमें जितना करंट फ्लो होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि जो वायर आप देख रहे हैं जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनता है, करंट का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। वायर पे लिखा रहता है कि 2000 वाट है, इतना वोल्टेज आप इससे डिस्टेंस बनाए रखे, लिखा रहता है ना जी कि इतना वोल्टेज में जा रहा है, आप उससे डिस्टेंस बना के रखे। क्यों? उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखेंगे, करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, करंट कम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट पढ़े थे ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो याद रखेंगे करंट ज्यादा होने से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। इसके बाद dB प्रोपोर्शनल टू dl। dl क्या है, स्मॉल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, क्रॉस सेक्शनल लेंथ। और ये कह रहा है कि आप छोटा लेंथ लिए हैं तो फील्ड भी छोटा है, ठीक है, इंटेंसिटी छोटा है। अगर लेंथ ज्यादा लेंगे तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब कि if we increases the length, intensity will be increases, if we decreases the length, intensity will be decreases। क्लियर है बालक? तो जैसे जैसा लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा आपका फील्ड भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। सवाल ये भी है कि आप sin क्यों लिए हैं, तो याद कीजिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे बालक। ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये साइन में टूटेगा। a क्रॉस b a b sin थीटा होता है तो पूरा थीटा पर डिपेंड करेगा। रीजन कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है और थीटा क्या बताएगा, आपका डायरेक्शन। अब इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर थीटा का वैल्यू आप 90 to 70 लीजिएगा तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, और ये 0 और 180 और 360 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब ये बताइए कि dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके साथ इनवर्सली स्क्वायर का डिस्टेंस रिलेशन है।
कहाँ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ में भी ये चीज पढ़े थे हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से जितना अधिक डिस्टेंस पे निकालेंगे, अगर आपका आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, वो भी स्क्वायर टाइम्स। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसके साथ जो रिलेशन है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब सबको कंबाइंड कर दीजिए एक ही फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा dv प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, वी यूज अ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट यूज करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका एक और वैल्यू होता है, ये भी लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं इसका एक वैल्यू होता है, ये वैल्यू होगा 10⁻⁷ आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सवाल ये है सर, ये जो आप है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये जो आप लिखे हैं इसका नाम क्या है? तो ध्यान देंगे ये जो म्यू नॉट है इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इट इज अ कांस्टेंट। सुन लीजिए म्यू नॉट क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे और उसका नाम क्या था, परमिटिविटी। ये क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसी तरीके का एक कांस्टेंट होता है, इसका नाम म्यू नॉट होगा, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये परमिएबिलिटी होगा, और इसका वैल्यू, वहां का वैल्यू कितना था बताइए, यूनिट न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। अब ध्यान देंगे ये भी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और ये वैल्यू होता है, और इसका यूनिट समझ लीजिए, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, वेबर मीटर इनवर्स 1, एम्पियर इनवर्स 1, हेनरी पर मीटर। ये तीन यूनिट है इसका, और सबसे ज्यादा यूनिट ये पूछा जाता है कि बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो नहीं है, जब है वाला जानेंगे तब ना नहीं वाला बताएंगे। चलिए इतना लिखिए, इसके बाद कांस्टेंट के बारे में बताया जाएगा नीचे। लिखे तो बालक यहां से लिखिए। हो गया बालक, चलिए आगे लिखिए। हो गया, लिखेंगे इसके नीचे। अब इसमें कांस्टेंट कौन सा यूज हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लिखेंगे, लैंग्वेज लिखा जाए, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज
which is known as absolute permeability, which is known as absolute permeability. एब्सोल्यूट किसके लिए होता है? फ्री स्पेस और वैक्यूम। याद कीजिए एप्सिलॉन भी अब थोड़े थे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में। तो एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। ये मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ परमिएबिलिटी हो जाता है मैग्नेट के लिए, लिख दे रहे हैं। इसका नाम अभी आपको बताया। ये भी देखिए दो तरह का होता है, म्यू नॉट होगा, म्यू आर होगा। जैसे आप पढ़े थे चैप्टर यूनिट 1 में कि एप्सिलॉन टूटता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्या था? परमिटिविटी मीडियम का, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम, ये था रिलेटिव। तो इसका एक और नाम था एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। मतलब जब यहाँ पर भी एयर वैक्यूम के लिए हम लोग लेते थे तो ये एब्सोल्यूट होता था, और बाकी ये क्या था? रिलेटिव। सेम है यहाँ पर, ये मीडियम का परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, ये आपका मीडियम का परमिएबिलिटी, ये आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये सब भी आगे पढ़ेंगे, अब इसमें ये हम यूज कर रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता था, ये आपका मैग्नेटिज्म में यूज होगा। चलिए तो देखते हैं, यहां लिखेंगे कि म्यू नॉट का अभी हमने नाम बताया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं, वेबर मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1 भी हो जाएगा, और हेनरी पर मीटर भी हो जाएगा। ये तीनों इसी का यूनिट। और ध्यान देंगे इसी में ये जो आप अभी लिखे थे बालक, देखिए इसी के नीचे अगर ये 4 पाई आ जाएगा, ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, और जब ये 4 पाई डिवीजन में आएगा, ये बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा? ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁷, और ये जो भी लेना हो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, वेबर मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1, और हेनरी पर मीटर या हेनरी मीटर इनवर्स 1 लिख लिया। अब देखिए वेबर को जनरली हम लोग W से ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन W लिख दीजिएगा तो बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आगे अब इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। कब मिलेगा? जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा ना, उस समय मिले। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू याद रखिएगा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1। इसके बाद क्या होगा? वेबर मीटर एम्पियर इनवर्स 1 होगा, और हेनरी पर मीटर होगा। ये तीनों इसी का यूनिट। अब यहां से हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ। जैसे गॉसेस थ्योरम पढ़े थे बालक, और उसके बाद गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन था, याद है? सिलेंडर के कारण, स्फीयर के लिए, कॉइल के लिए, ठीक है, अलग अलग केस में हम लोग निकाल रहे थे इंटेंसिटी। यहां भी इसका दो एप्लीकेशन है। हो गया, लिखेंगे लैंग्वेज। इक्वेशन नंबर 1 इज द डेरिवेशन ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ। इक्वेशन नंबर 1 इज द डेरिवेशन ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ। यह डेरिवेशन है, यह कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशन हो गया। अब यहां से हम लोग यूज करना सीखेंगे। आगे हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ, ये हटा दे, ये वाला हो गया ना, ये वाला सारा।
आगे हेडिंग दिया जाए अलग, एप्लीकेशन ऑफ बियो-सवर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बियो-सवर्स लॉ। तो बियो-सवर्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। और एप्लीकेशन में क्या होगा ध्यान देंगे, एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है समझ लीजिए। इसका दो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि इफ वी हैव अ करंट कैरिंग ए वायर देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर। मेरे पास मान ली कि कोई करंट कैरिंग वायर है, वायर ले ही लेते हैं, चलिए वायर है जी। तो मान लीजिए कि ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब कह दिए कि टोटल वायर के लिए यहाँ पे फील्ड बताइए, यहाँ पे बताइए, यहाँ कहीं भी पूछ सकता है। तो बताइए कि थंब रूल का अगर यूज किया जाए, करंट इसमें फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल में होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, कहीं भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन में क्या लेंगे कि अगर इसको कॉइल के फॉर्म में रख दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, सर्कुलर कॉइल में ऐसे कर दिया जाए, और इससे जब करंट फ्लो होगा तब पूछा जाएगा बताइए इस कॉइल के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जब कॉइल के लिए लेंगे तब। तो यही दो एप्लीकेशन में हम लोग को निकालना है बालक। ठीक है, अब ये भी सवाल है कि सर इसका यूज बताइए। अभी फैन जो चल रहा है उसको खोलिएगा तो उसमें कॉइल रहता है, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये तो खुद से चल रहा है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होता है, ये खुद से चलने लगता है। तो करंट जाके उसके अंदर क्या करता है, कौन सा फील्ड जनरेट होता है, ये घूमना शुरू करता है। अभी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर कॉइल रहता है, वो भी सर्कुलर रूप में रहता है, और बहुत सारा जब कॉइल रहेगा तो बहुत ज्यादा फील्ड बनेगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ये रोटेशन करता है, इस पे टॉर्क लगता है, वही टॉर्क क्या करेगा, बॉडी को रोटेट करता है। आपको बताया था टॉर्क क्या था, टॉर्क के बारे में बताया गया था। टॉर्क इज द टाइप ऑफ फोर्स व्हिच क्रिएट रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करने वाला एक फोर्स होता है व्हिच इज रिटन एज टाउ। टाउ क्या होता है, वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पहले हम लोग करंट कैरिंग वायर के लिए निकालेंगे और उसके बाद कॉइल के लिए निकालेंगे। तो दो एप्लीकेशन पढ़ना है। सबसे पहले एक नंबर में लिखा जाए एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, expression of magnetic field intensity due to straight current carrying wire फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अब सवाल ये है कि सर इनफाइनाइट लेंथ नहीं लेंगे तो भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर इनफाइनाइट लेंथ हो गया बालक। और करके एक और लैंग्वेज है, और करके एक और लिख सकते हैं, इसका नाम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और करके लिख लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current हो गया बालक, कैरिंग करंट और डैश दे दीजिए। अब यहां पर डायग्राम भी बना सकते हैं, और डायग्राम बना के समझ लेंगे
और इसके बाद इसका लैंग्वेज लिखना होता है। तो पहले तो ये जानना होगा कि सर आप वायर के लिए बोले हैं तो टोटल वायर का निकाल लीजिएगा, नहीं, पहले हम लोग उसमें से एलिमेंट्री लेंथ लेंगे। क्यों? बियोट-सॉवर्ट्स का लॉ यूज करना है, तो एलिमेंट्री लेंथ लेकर पहले उसका निकालेंगे और उसके बाद टोटल लेंथ के लिए निकाला जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, let us consider a long straight wire AB carrying current, long straight wire AB carrying current I हो गया वाला, मतलब ये कितना करंट कैरी करेगा? I करेगा। फिर स्टॉप देके लिखा जाए, let P is the point at a distance of small a from the center of wire, at a distance of small a from the center of wire, where magnetic field intensity is to be calculated अब जितना आप लिखे हैं उतना पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए तो बालक, पहले एक वायर लेना है, एक वायर लेते हैं, इसका नाम कितना दिया गया है? AB, तो हम लोग भी नाम दे दिए AB। अब करें इसके मिड पॉइंट से, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर इसको और बढ़ा दिया जाए, चलिए इतना काफी है, इतने लेते हैं। एक P पॉइंट लिया गया है, यहां पर P पॉइंट ले लेते हैं बालक, और ये भी आपने बताया है ये कितना डिस्टेंस पर है, ये वाला A डिस्टेंस पर है। देखिए तो इतना ही लिखे है ना आप, तो जितना लिखे हैं उतना डायग्राम है, ठीक है, और बना दे रहे हैं जो कि इसके बारे में लिखने वाले हैं। देखिए इधर, अब ये इनफाइनाइट लेंथ है, तो लेंथ इसका डिफाइन है नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर वाले टर्मिनल से इसको मिलाएंगे और नीचे वाले टर्मिनल से भी मिला देंगे। क्लियर है वाले? अब यहां से ये जो सेंटर आपने लिया है, यहां से x डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा लेंगे और इसका जो लेंथ लेना होगा, इसका नाम क्या दे दिया जाए? dx, और ये जो पॉइंट होगा इसका नाम दे देंगे, ये पॉइंट m हो जाएगा और ये पॉइंट n हो जाएगा। ये m पॉइंट है, ये n पॉइंट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? dx है। अब क्या करना होगा कि इसको भी यहां से मिलाएंगे हम लोग। ये आपका एक टुकड़ा लिया गया है x डिस्टेंस ऊपर, किसी का इच्छा होगा नहीं सर हम l और dl लेंगे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये l लेना होगा तो dl लेंगे, ये x लिया है तो ये क्या है? dx। अब इसमें कुछ एंगल लिखेंगे और याद रखेंगे पहले इसके कारण वहां पे फील्ड निकालेंगे, जब इसके कारण निकल जाएगा तब टोटल वायर के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये मेरा एलिमेंट्री लेंथ होगा dx और इसी के लिए वहां पे फील्ड हमको निकालना होगा। और यहाँ पर डिस्टेंस अगर मेंशन करना हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, यहां तक r डिस्टेंस होगा। अब एंगल की बात करते हैं, इसमें कुछ एंगल लेना है। तो ये जो नीचे वाला एंगल होगा इसका नाम हम लोग लेंगे φ2। ये ऊपर वाला जो एंगल होगा इसका नाम लेंगे φ1। ये जो dx बना रहा है यहाँ पे इसका नाम हम लोग लेंगे d फाई लेंगे। d फाई क्यों ले रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल है, जब आपका लेंथ छोटा होगा तो आपका एंगल भी तो छोटा होगा, उसमें भी d यूज करेंगे। और नीचे वाला ये जो होगा, ये जो बच गया, इसको हम लोग यूज करेंगे फाई। अब ये भी कहिए सर ये आप ऊपर नीचे ऐसे क्यों नाम दिए? तो ध्यान देंगे ऊपर और नीचे φ1 φ2 इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ लेंथ डिफाइन नहीं है कि आप किस लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। कोई कहता है 100 मीटर, तो एंगल लेने की जरूरत नहीं था, तब हम लोग 0 से 100 के लिए निकाल देते हैं। लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए है, जब लेंथ इनफाइनाइट होगा तो याद रखेंगे आपको एंगल के टर्म में इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि dx अगर लेंथ है तो ये छोटा लेंथ है और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर लेंथ मेरे पास डिफाइन नहीं है कि लेंथ कितना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करना होगा तो हम एक लोअर लिमिट लेंगे φ2, एक अपर लिमिट लेंगे φ1। अब ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें क्या यूज कर लेना होगा? माइनस यूज कर लेना होगा। क्लियर है वाले? तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पहले किसके लिए निकालेंगे तो पहले dx के लिए निकालेंगे। और गिवन डाटा में एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पर कि जो d फाई है ये वाला एंगल एक्सटीरियर वाला ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 बनता है, 90 प्लस 5 के इक्विवेलेंट है। मतलब 90 प्लस 5 के इक्विवेलेंट होगा कौन? ये एक्सटीरियर वाला। तो आपको डायग्राम बनाना होगा, इसके बाद फिर से लैंग्वेज में आएंगे हम लोग। बनाइए डायग्राम जल्दी। और आप नाम बदल भी सकते हैं, ये नहीं फाइल लिखे आप थीटा भी यूज कर सकते हैं, ऊपर 2 नीचे 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो डी फाई है वो डी के ही टर्म में रहेगा। अगर थीटा भी लिखना होगा तो डी थीटा ही आप लिखेंगे। हो गया वाला? फिर से एक बार बता दिया जाए, समझ में आ गया? हटा इसको। चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। बना लिए सभी? देखो जी वाला नया डायग्राम हम बना दे रहे हैं। एक वायर लेना है, ए डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लेंगे। ये रफ डायग्राम होगा क्योंकि उधर तो बना चुके हैं। पी पॉइंट ले लिए,
दोनों टर्मिनल को मैच कीजिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। इतना पहले फर्स्ट स्टेप में था। सेकेंड स्टेप में करें कि ये सेंटर है, इस एक्स हाइट पर एक छोटा सा टुकड़ा काटिए और नाम क्या दीजिए, एम एन, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स एलिमेंट्री लेंथ हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो एक्स हाइट पर आपको क्या करना है, हम एक्स नहीं लेंगे, एल लेंगे, जो भी आपको इच्छा करेगा ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमने एक्स लिया तो ये हो गया dx। अब यहां से जब इसके लिए निकालिएगा तो दो चीज चाहिए, लेंथ और दूरी, डिस्टेंस कहां पे निकालना और एंगल, कितना एंगल बना रहा है। पहले यहां से मैच करेंगे इसको P पॉइंट के लिए, और यहां पर जो डिस्टेंस है इसका नाम दीजिए r, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस नहीं रहेगा तो बियोसॉर्ट्स लॉ लीजिएगा कैसे जी, और उसमें एंगल भी था, याद कीजिए बियोसॉर्ट्स में। और बियोसॉर्ट टोटल के लिए थोड़ी बताता है, टोटल में से यूनिट लेंथ के लिए बताता है, तो हम यही लेंथ के लिए पहले निकालने वाले हैं, तो हम डिस्टेंस मेंशन कर दिए r। अब रह गया एंगल, एंगल कहां से दिया जाए, तो आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, इसका नाम फाई ले लेंगे, इसके ऊपर वाले का नाम डी फाई होगा, क्यों, एलिमेंट्री है तो एंगल भी आपका एलिमेंट्री होगा। इसका नाम कितना होगा, तो फाई 2 या फाई 1, जो भी आपको इच्छा करे। तो हमने बोला कि नीचे वाला हम फाई 2 दे देंगे। अब आप ऊपर नीचे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में सब हट जाएगा। कोई कहेगा ना सर इसका नाम 2 इसका नाम 1 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में सारा रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि सब तो साइन के साथ वैल्यू में ही रहेगा। तो ये फाई 1 फाई 2 जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इसके साथ ले लिया जाएगा, डायग्राम में माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि जीरो के नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये सब क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। यही है वाला डायग्राम अभी जो आप पीछे बनाए, कोई दिक्कत। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे तो सुन लीजिए, पहले इसके लिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर टोटल के लिए निकालेंगे। तो जब टोटल के लिए निकालेंगे तो हम एंगल को इंटीग्रेट करेंगे, याद रखिए एंगल को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। जैसे हमको कहीं डी फाई मिल जाएगा तो इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, फाई 2 से फाई 1 तक। रीजन क्या है कि हमको एंगल ही दिख रहा है कि लास्ट वाला फाई 1 है, नीचे वाला कितना है, फाई 2, बाकी लेंथ डिफाइन नहीं है कि लेंथ कितना है आपका, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए है वाला। चलिए, तो कोई दिक्कत इसको समझने में। अब ये कह रहा है कि ये जो होगा एक्सटीरियर वाला, ये अपने सामने वाले साइड के इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। मतलब अगर कहीं डी फाई को हटाना होगा तो किससे हटाएंगे, 90 प्लस फाई से। लिखिए तो लैंग्वेज थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अ स्मॉल करेंट एलिमेंट लेंथ, a small current element length dx, a small current element length dx at a distance of dx at a distance of x, at a distance of x, at a distance of x from the center of wire, at a distance of x from the center of wire, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। देखिए डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। हो गया बालक। सो वी हैव टू फाइंड आउट, सो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। We have to find out magnetic field intensity at point P, at point P due to a small current element, due to a small current element, a small current element dx, dx पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law। हो गया वाला। अब ये कितना हो जाएगा, Biot-Savart's law कितना होगा, तो dB इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। तो यहाँ पर dl थोड़ी है मेरे पास, dx है, तो आई dx साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है जी हमारे पास, डी फाई है। इसको थोड़ा सा
इधर लिखते हैं। अच्छा पी यहीं छूट गया। अब इधर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx और साइन डी फाई, यहां पर आपका जो एंगल है डी फाई लिया गया है। और ये कितना होगा अपॉन आर स्क्वायर बेटा, डायग्राम में भी देख सकते हैं आर स्क्वायर मेंशन है वहां से यहां तक। ये कितना होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx, ये कितना होगा तो साइन 90 प्लस 5 रिप्लेस कर देंगे अपॉन आर स्क्वायर। 90 प्लस 5 किसमें चेंज होगा आई dx और ये cos फाइव में अपॉन कितना आर स्क्वायर। इक्वेशन कितना दिया जाए फर्स्ट लिख लें। तो ये किसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, ये किसके लिए निकाला गया है बालक, ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट dx, ये dx के लिए भी है, टोटल के लिए फाइंड आउट नहीं किया यहाँ पर। अब इसमें से कुछ रिप्लेस करेंगे डाटा, कौन सा रिप्लेस होगा तो आर स्क्वायर रिप्लेस होगा, cos फाइव रिप्लेस होगा, तब जाके टोटल के लिए आएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क्स में रहेगा वाला। बीओ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो होगा ये आपका 5 मार्क्स रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। और इसके बाद वाला भी, इसके बाद वाला क्वाइल के लिए निकालेंगे, वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। हो गया वाला। चलिए आगे बढ़े जाए इसको। अब देखिए डायग्राम से cos फाइव आर स्क्वायर dx वगैरह को हम लोग एक एक करके हटाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल MOP। अब डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिए, MOP कहाँ है, इन ट्रायंगल MOP दिख रहा है बालक, इसमें cos लेना है, MOP cos फाइव। तो जब cos फाइव लेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है a है, हाइपोटेनस कितना है r। तो यहां से अगर cos फाइव लिया जाए, cos फाइव इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है a, ये है r को ऊपर लेके आइए तो a अपॉन cos फाइव हो जाएगा। r ऊपर गया, cos नीचे आ गया, क्या इसको a sec फाइव लिख सकते हैं, रीजन 1 अपॉन cos को sec कन्वर्ट कर लिए, ये बगल में a है, इसको 1 अपॉन cos अलग निकालिए ना जी, तो a 1 अपॉन cos कितना हो जाएगा, sec हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना लेता है 2। अगेन इसी ट्रायंगल में लेंगे tan फाइव, लिख ले दीजिए पहले हमको, साथ साथ मत लिखिए जी, हो सकता है 2 स्टेप पीछे आ जाए, है ना जी, कहीं गलत हो पीछे आ जाएंगे। समझिए कहीं गड़बड़ होगा तो आपको बताना है कि यहाँ पे छूट गया, साथे साथे लिखिएगा, आप भी नहीं पकड़ पाइएगा। नहीं समझ आया फिर रुकना है, सर यहाँ नहीं समझ में आया
तो एक तो कॉस ले लिए, क्यों लिया, हमको आर हटाना था, नीचे देखिए आर स्क्वायर था अभी पीछे वाले इक्वेशन में, तो आर कैसे हटाएंगे, इससे हटाएंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर करके हटाएंगे। अभी इसी ट्रायंगल में tan ले रहे हैं, तो tan इक्वल टू क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है a है, इससे हटाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना था x, बेस कितना था a, कोई दिक्कत वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x इक्वल टू a tan phi आ गया, a tan phi, बोलिए नहीं रहा है, क्लियर है। अब ये बताइए कि इसमें आपको x हटाना है कि dx हटाना है, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको थर्ड लेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, देख के बताइए, फाई के रिस्पेक्ट में, एंगल यहाँ पे कौन चल रहा है, फाई, याद रखेंगे ये होगा dx अपॉन d फाई, और ये कितना होगा a कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट बाहर, और tan का कितना होगा sec स्क्वायर फाई, पढ़े ना जी, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका dx अपॉन d फाई, a कांस्टेंट है बाहर, tan का sec हो गया। अब हमको dx चाहिए, हमको फाई नहीं चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई, इसको इक्वेशन कितना देंगे, पीछे वाला थर्ड था ये 4। अब देखिए ये सब कहाँ यूज करना है, तो यहाँ पे dx का अल्टरनेटिव निकाल लिए, dx के लिए अभी निकाले कितना a sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई, r स्क्वायर का निकाल लिए, a कितना था a cos sec फाई था, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करके हटाएंगे, अभी आगे चल के cos भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हुआ था आपका, चलिए लिखिए, तो यहाँ से इधर तक, अब सारा वैल्यू एक साथ यूज करेंगे, इक्वेशन 1 में आपको रखना होगा। आगे बढ़ाते हैं, हो गया। हो गया बालक, चलिए तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सारा वैल्यू उठा के कहाँ रख दिया जाए, फर्स्ट में। देखिए तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें r dx ये रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेस कहां से होगा, तो एक तो हम लोग सेकंड से कर लेंगे, इसका यूज नहीं होगा, x नहीं ना है dx है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड का यूज नहीं होगा क्योंकि थर्ड से हम लोग क्या निकाले हैं 4, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड 4, चलिए देखें तो फर्स्ट सेकेंड एंड 4 क्या था फॉर्मूला, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
dx cos फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये था ना जी। अब इसी में रिप्लेस करना है, तो db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dx को कैसे हटाएंगे जी, तो a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई से, अभी cos है तो cos को cos लिख दीजिए, और नीचे आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, क्यों, क्योंकि ए सेक फाई तो देख भी लीजिए आप, यहाँ पे ए सेक फाई है तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करके हम लिख दे, कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, और एक ए से एक ए कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं इसको कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या होगा आई डी फाई कॉस फाई, तो इसमें आई कॉस फाई इंटू डी फाई, और नीचे कितना बच गया बालक, ए। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं टोटल के लिए है कि डीएक्स लेंथ के लिए, डीएक्स, क्योंकि देखिए डीबी लिखा हुआ है, डीबी मतलब वही छोटा वाले के लिए निकाले हैं, और किसके लिए निकालना है, टोटल लेंथ के लिए, इसको इक्वेशन कितना दे देंगे 5। अब इसके बाद टोटल के लिए कैलकुलेट करेंगे, आप कहां से लिखेंगे, तो यहां से बालक, ये यहां से, अब यहां से टोटल वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। सारा मैथमेटिकल ही कैलकुलेशन है जो आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। हो गया वाला, सब क्या लिख रहा है जी, वहां से लिखना है बस ये। तो ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं ये किसके लिए है, तो याद रखेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dx, ठीक है, जो अपना dx एलिमेंट लिया था छोटा वाला उसके लिए है, और किसके लिए निकालना है, टोटल के लिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल कंडक्टिंग वायर, ड्यू टू होल कंडक्टिंग वायर मतलब टोटल कंडक्टिंग वायर के लिए, ड्यू टू होल कंडक्टिंग वायर। अब बताइए टोटल के लिए निकालिएगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेंथ तो है नहीं आपके पास, इंटीग्रेट आप किसको करेंगे, इधर इधर बताइएगा, तो कांस्टेंट वाला का इंटीग्रेशन नहीं होता है, पढ़ा है ना मैथ्स में, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, सब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लेते हैं, ये डीबी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, पहले लिख ले रहे हैं उसके बाद ही बाहर करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, कॉस फाई इंटू डी फाई, कहां से कहां तक कीजिएगा, फाई2 से माइनस फाई2 से 5, माइनस क्यों लिए हैं, नीचे बताने के लिए, तो डीबी क्या हो जाएगा बालक, डीबी बी हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, और करंट और ये जो डिस्टेंस है ये बाहर, अंदर क्या बचेगा, cos फाई इंटू डी फाई, कहां से कहां तक, फ्रॉम फाई2 टू फाई1, cos का साइन हो जाएगा ना जी, पढ़ा है ना ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये b हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए
और ये कॉस है तो इसका हो जाएगा साइन फाई, लोअर लिमिट माइनस फाई टू, अपर लिमिट फाई वन। अब याद कीजिए आप डेफिनेट इंटीग्रेशन एक पढ़े होंगे, डेफिनेट, इसमें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट किया जाता है। फाई के जगह पे अपर लिमिट लाइए, साइन फाई वन, ये लोअर लिमिट जाएगा तो देखिए माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन फाई टू हो गया। यही आपका फॉर्मूला है। पीछे वाला कितना था 5, हो जाएगा 6। यही फॉर्मूला है बालक, किसके लिए, टोटल लेंथ के लिए। लिखिए तो यहां से लिखेंगे, लिखा जाए। अब यहाँ पर जब लेंथ को इनफाइनाइट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा एंगल के वैल्यू रखना होगा बालक। हो गया बालक। चलिए अब इसमें फाई वन फाई टू को थोड़ा सा चेंज करना है, समझा जाए उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ डैश दे दीजिए। डायग्राम है ये, देखिए बालक, अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, आप एंगल किसके साथ बनाए, ध्यान देंगे, एंगल किसके साथ बनाए हैं, इस एक्सिस के साथ, ठीक है, जो O पॉइंट से लिया गया है, यहाँ सेंटर से लिया गया है। हम बोल दे कि इनफाइनाइट है, मतलब ये जो लाइन मिलाए हैं इसको ऊपर कर दिया जाए। जब ये लाइन यहाँ पर मैच नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एंगल तो 90 बन जाएगा। और नीचे वाला ये जो लाइन है इसको खींच के हम सीधा कर दे, ये वाला, तो बताइए इस एक्सिस के साथ कितना एंगल इसका होगा, 90 होगा। ये जो लाइन है इसको ऊपर कर दीजिए और ये लाइन है इसको नीचे कर दीजिए, और फिर बीच वाले एक्सिस से आपसे पूछेंगे एंगल बताइए, तब कहिएगा कि ऊपर वाला फाई वन, नीचे वाला फाई टू। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर ये फाई वन फाई टू मैक्सिमम होगा तो कितना मैक्सिमम हो सकता है, 90। ठीक है, आप पीछे भी पढ़ेंगे साइन 90 पर ही मैक्सिमम होता है, साइन 90 पर क्या होगा मैक्सिमम। और वायर का लेंथ आप कैसा ले रहा है, इनफाइनाइट, तो जब लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा तो अभी आप पढ़े थे कि dB प्रोपोर्शनल टू dl, याद है, पढ़े थे ना जी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल है, अगर इनफाइनाइट कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा ही हो जाएगा। तो याद रखेंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ जब लेंथ को इन्फिनिटी कर लिया जाएगा तो इस केस में फाई वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 एंड फाई टू इक्वल टू π/2। रीजन क्या है, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे ही होगा, और जब लेंथ को इनफाइनाइट कर लीजिएगा तो फाई वन 90 हो जाएगा, फाई टू 90, और इन दोनों को कहां रख दिया जाए, तो अभी पीछे वाले इक्वेशन में, पीछे वाला कितना था, इक्वेशन 6 था, फ्रॉम इक्वेशन 6 रखेंगे, ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना था बालक, i अपॉन a, और साइन फाई तो साइन 90 डिग्री पूरा रखे यहाँ पे। चलिए साइन π/2
साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 90 होता है। ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा i अपॉन a और 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 1 2 2i अपॉन a, और इसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7, तो tan इनवर्स 7 इंटू 2i अपॉन a, पीछे वाला 6 था, ये हो जाएगा 7, हो गया यहां से। तो ये फॉर्मूला कभी यूज होगा व्हेन इन लेंथ ऑफ वायर इज इंफिनिटी, जब वायर का लेंथ इंफिनिटी लेंगे तब ये यूज करेंगे। ओके बालक, लिखा जाए इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 is the expression of magnetic field intensity. Equation number 7 is the expression of magnetic field intensity. Magnetic field intensity due to infinite long straight current carrying conductor, हो गया बालक। तो ये आपका समाप्त, ये 5 नंबर है। और देखिए आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रुक के लिख रहे हैं। देखिए हम एक बार हम बता दे रहे हैं, जितना आप लिखे हैं इसको एट अ ग्लैंस समझ लीजिए। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, मेन डायग्राम ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले dx के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कैसे, तो बाय यूजिंग बियो-सावर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर बियो-सावर्ट्स लॉ से निकाल लिए इक्वेशन 1। अब इसमें याद रखेंगे r हटाना है, cos फाई हटाना है, cos फाई नहीं, r और dx हटाना है। तो हम लोग r हटाने के लिए cos लेंगे किस ट्रायंगल में, MOP, जो कि नीचे वाला था, dx के जस्ट नीचे था। तो MOP में लेंगे तो cos फाई कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, a अपॉन r, r ऊपर कीजिए, cos फाई नीचे, एक साइड कीजिए, 1 अपॉन cos, क्या हो गया sec। अब उसमें एक dx था तो पहले x रहेगा तब dx मिलेगा। x के लिए क्या लेना पड़ेगा, tan, तो tan कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू a tan फाई, है ना जी। अब क्या करेंगे, dx में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए फाई के रिस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू कितना हो गया, a sec स्क्वायर फाई। dx निकालिएगा, d फाई जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा इतना, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई इनटू d फाई। ये सब उठा के कहां रख दीजिए, 1 में रख दीजिएगा तो देखिए ये आएगा। अब यहां तक E, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बालक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं E स्मॉल लेंथ के लिए, dx के लिए, क्योंकि देखिए अभी dv आप लिख रहे हैं। अब इसको जहां इंटीग्रेट कर दीजिएगा टोटल के लिए हो जाएगा। तो ये सारा वैल्यू रख देंगे इसमें फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a cos फाई इनटू d फाई। अब इसमें ही कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, ये इंटीग्रेशन इसके साथ आ जाएगा। cos का साइन होता है लोअर लिमिट फाई टू अपर लिमिट फाई 1, एक एक करके रखिएगा, ये रिजल्ट आ गया। और ये कह दिए कि आप लेंथ इंफिनिटी लिए हैं, लेंथ इंफिनिटी कब होगा,
कब होगा? जब इतना वायर को सीधा कर दीजिएगा, ई वायर नीचे आ जाएगा, तो इस एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 90। ठीक है, तो 90 पर मैक्सिमम होता है। यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन है जो φ1 का वैल्यू था उसको भी 90 कर लिए, φ2 भी 90 कर लिए, दोनों उठा के रख दिए 1 1 2। दैट इज योर रिजल्ट। वो तो गया वाला। अब एक क्वेश्चन बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लिख लेंगे क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, the magnitude of magnetic field intensity is 7 microtesla. The magnitude of magnetic field intensity is 7 microtesla from the axis of along infinite wire. Then find the electric current. In the wire. At a distance of 80 centimeter. माइक्रो हटा दिया जाए क्योंकि यूनिट तो टेस्ला होता है। कैसे हटाइएगा? इससे हटाएंगे। अब बताइए इनफिनिट लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला भी क्या हम लोग निकाले हैं? तो B = μ0/4 पाई, और ये कितना था बालक? 2I/A। इसका वैल्यू B = 10⁻⁻7 2I/A निकल जाएगा। I तो निकालना है। कितना है जी? 7 × 10⁻⁻6 10⁻�7 2I। ये कितना है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो 100 कैंसिल, 8 × 10⁻⁻1 मीटर। ये होगा 8 × 10⁻⁻1। अब सॉल्व करके आई निकालिए कितना होगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻⁻6 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 2I = कितना हो गया? 56 हो गया, और I = कितना हो जाएगा? 56/2 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 28 एम्पियर। ये होगा ना बालक? बनाकर देख लीजिए। -1 से -7 कैंसिल हो तो -6 -6 कैंसिल, तो इधर केवल 7 दिख रहा है, उधर 2। 8 में 7 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 56। 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना? 28 एम्पियर। कुछ भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। चेक कर लिया जाए। और कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले गिवन डाटा में यूनिट चेक कीजिए, यूनिट सही है कि नहीं। अगर यूनिट कन्वर्जन होगा तो पहले यूनिट कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। हो गया बालक? अब तो एक बच गया कॉइल वाला। किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप कितना निकालिएगा, तो अगले क्लास में कर लेंगे उसको। इसका रिवीजन आज ही कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा रिवाइज डायग्राम को करना होगा। डायग्राम रहेगा तभी इतना आप लिख पाइएगा। और डायग्राम बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है, यही नहीं बहुत सारा मेथड। ठीक है, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। रिजल्ट यही है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हो गया? रोक दीजिए, बंद कर दो।